नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना संकट की। देश में 17 अप्रैल के बाद पहली बार कोरोना संक्रमण से मौत का आंकड़ा सबसे कम आया है। कोरोना की दूसरी लहर खत्म होने के करीब है, लेकिन देश में तीसरी लहर की भी आशंका जताई जा रही है। किस सर्वे में तीसरी लहर में बच्चों पर ज्यादा खतरे की बात को खारिज किया गया है? देश में बच्चों का टीका कब तक आएगा? और कोरोना के संक्रमण से क्या टीबी से भी ग्रसित होने का खतरा बढ़ गया है? कोरोना से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 कोरोना से जंग। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी से कम हो रही है। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में मौत के आंकड़ों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। 24 घंटे में 1590 लोगों की मौत हुई है। इससे पहले 17 अप्रैल को इससे कम 1498 लोगों की मौत हुई थी। कल देश में 62,375 कोरोना के नए केस मिले, जबकि 88,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर लौटे। एक्टिव केसों की संख्या घटकर 7,93,000 हो गई है। WHO और एम्स के एक साझा सर्वे के मुताबिक कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों के ज्यादा प्रभावित होने की संभावना बहुत कम है। 5 राज्यों में 10,000 सैंपल साइज पर किए गए सर्वे में कहा गया है कि वयस्कों की तरह बच्चों में भी SARS-CoV-2 सीरो पॉजिटिविटी रेट काफी अधिक है। इसका मतलब है कि बच्चों में भी कोरोना से लड़ने के लिए एंटीबॉडी पाई गई है। कोविशील्ड टीका बनाने वाली सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बच्चों पर वैक्सीन ट्रायल को लेकर बड़ी तैयारी कर रही है। सीरम की योजना जुलाई में बच्चों पर अमेरिकी टीका नोवावैक्स का क्लिनिकल ट्रायल करने का है। सीरम को उम्मीद है कि सितंबर तक कंपनी देश में नोवावैक्स वैक्सीन को कोवावैक्स के नाम से बाजार में उतारने में कामयाब रहेगी। भारत में बच्चों पर पहले से ही 3 वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। कोरोना वायरस और इसके प्रभाव को लेकर हर दिन नए रिसर्च सामने आ रहे हैं। अब ताज़ा रिसर्च में पता चला है कि कोरोना के कारण मरीजों में फिर से टीबी की बीमारी सक्रिय हो सकती है। अमेरिका की मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी और गुवाहाटी IIT के रिसर्च में पाया गया है कि SARS-CoV-2 वायरस में निष्क्रिय टीबी को फिर से सक्रिय करने की क्षमता हो सकती है। कोरोना की 5 वैक्सीन बनाने वाला अमेरिका अब इस महामारी से बचाव के लिए टैबलेट बनाने की भी तैयारी में जुट गया है। अमेरिका की बाइडेन सरकार ने कोरोना की टैबलेट बनाने के लिए $3 अरब का फंड दिया है। दावा किया जा रहा है कि ये टैबलेट शुरुआत में ही वायरस का असर खत्म कर देगी। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विस के मुताबिक कुछ कंपनियां इसके ट्रायल्स जल्द करने का काम शुरू कर चुकी हैं। कोरोना की रूसी टीके स्पुतनिक वी के साथ जल्द ही बूस्टर डोज भी मिलेगा। स्पुतनिक वी बनाने वाली कंपनी ने बूस्टर डोज को जल्द बाजार में उतारने का ऐलान किया है। भारत में भी स्पुतनिक वी का टीका लोगों को दिया जा रहा है। भारत के अलावा दुनिया के कई और देशों में भी ये टीका लोगों को लगाया जा रहा है। कंपनी के मुताबिक बूस्टर डोज भारत में महामारी की दूसरी लहर में पाए गए डेल्टा वेरिएंट में काफी असरदार होगा। मुंबई में वैक्सीन फर्जीवाड़े का शिकार बॉलीवुड के नामी गिरामी प्रोड्यूसर रमेश तौरानी भी हुए हैं। 30 मई और 3 जून को रमेश तौरानी ने अपनी कंपनी टिप्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 356 कर्मचारियों का वैक्सीनेशन कराया था, लेकिन अभी तक किसी को भी सर्टिफिकेट नहीं मिला है। रमेश तौरानी ने मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। 30 मई को कांदिवली में हीरा नंदानी हेरिटेज सोसाइटी में कई लोगों को टीका लगाया गया था, लेकिन किसी को सर्टिफिकेट नहीं मिला था। कोरोना की रूसी टीके स्पुतनिक वी के साथ जल्द ही बूस्टर डोज भी मिलेगा। स्पुतनिक वी बनाने वाली कंपनी ने बूस्टर डोज को जल्द बाजार में उतारने का ऐलान किया है। भारत में भी स्पुतनिक वी का टीका लोगों को दिया जा रहा है। भारत के अलावा दुनिया के कई और देशों में भी ये टीका लोगों को लगाया जा रहा है। कंपनी के मुताबिक बूस्टर डोज भारत में महामारी की दूसरी लहर में पाए गए डेल्टा वेरिएंट में काफी असरदार होगा। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी भारत के 9 शहरों में उपलब्ध होगी। हैदराबाद के बाद स्पुतनिक वी वैक्सीन का बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, विशाखापट्टनम, बद्दी, कोल्हापुर और मिर्यालगुडा में सॉफ्ट लॉन्च किया गया है। हालांकि फिलहाल अभी लोगों के लिए ये वैक्सीन कोविन पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है। स्पुतनिक वी वैक्सीन का भारत में पहला डोज हैदराबाद में 15 मई को लगाया गया था। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान दूसरी बीमारियों से ग्रसित मरीजों के लिए आज से बड़ी राहत मिलने वाली है। दिल्ली में एम्स का OPD आज से शुरू हो रहा है। मध्य प्रदेश के सागर में ब्लैक फंगस के कई मरीजों की तबीयत क्यों बिगड़ गई? भोपाल में डेल्टा प्लस वेरिएंट का मरीज मिला और वैक्सीन मदद पर अमेरिका का मजाक उड़ाने वाला चीन कैसे नेपाल को ठग रहा है? देखते हैं टॉप 9 महामारी 2021। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान 2 महीने से ज्यादा वक्त तक बंद रही OPD सेवा दिल्ली के एम्स में आज फिर से शुरू हो गई है। कोरोना संक्रमण कम होने और दिल्ली अनलॉक होने के बाद OPD खोलने का फैसला किया गया है। सभी वार्ड में मरीजों की भर्ती और सर्जरी भी शुरू कर दी गई है। हालांकि मरीजों को अभी OPD में इलाज के लिए ऑनलाइन माध्यम से ही अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
मध्य प्रदेश के सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में एक बार फिर ब्लैक फंगस के मरीजों की तबीयत इंजेक्शन लगाने के बाद बिगड़ गई। ब्लैक फंगस के 25 मरीजों को एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन लगाया गया था, जिसके बाद 23 मरीजों में उल्टी, बुखार, बीपी के उतार चढ़ाव के लक्षण दिखे। मरीजों में साइड इफेक्ट दिखने के बाद मरीजों को निगरानी में रखा गया है। उधर उज्जैन के सिविल अस्पताल में भी इंजेक्शन देने के बाद 20 से ज्यादा मरीजों की तबीयत बिगड़ गई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट की 64 साल की महिला मरीज मिली है। देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट का ये 7वां मामला है। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में इस महीने 15 सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। रिपोर्ट में एक सैंपल में डेल्टा प्लस वेरिएंट मिला है। हालांकि जिस महिला मरीज में ये वेरिएंट मिला है वो फिलहाल स्वस्थ हैं और उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पूरी तरह से कंट्रोल होने के करीब है। दिल्ली में 24 घंटे में सिर्फ 158 नए केस मिले, जबकि 10 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में एक्टिव केसों की संख्या 2500 रह गई है। उधर उत्तर प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 275 नए केस मिले, जबकि 67 लोगों की मौत हुई। राज्य में एक्टिव केसों की संख्या घटकर 6000 हो गई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस फैलाने को लेकर घिरे चीन ने वैक्सीन की अमेरिकी मदद को लेकर मजाक उड़ाया है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक 14 जून को अमेरिका ने कैरेबियाई देश त्रिनिदाद और टोबैगो को फाइजर वैक्सीन की 80 शीशियां भेजी। इसी को लेकर अमेरिका पर तंज कसते हुए चीनी मीडिया ने कहा है कि आपने अवार्ड देने वाला काम किया है। चीनी सोशल मीडिया में भी इसको लेकर मजाक उड़ाया जा रहा है। नेपाल का शुभचिंतक बनने वाला चीन वैक्सीन को लेकर नेपाल को भी ठगने में लगा है। चीन नेपाल को भारत से 2.5 गुना ज्यादा कीमत पर वैक्सीन दे रहा है। नेपाल में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच ओली सरकार ने चीन से कोरोना वैक्सीन की 40 लाख डोज खरीदने का सौदा किया है। चीनी वैक्सीन की 2 खुराक की कीमत $20 है, जबकि भारत से नेपाल को मिले सीरम की कोविशील्ड वैक्सीन की दोनों डोज की कीमत $8 थी। कोरोना काल में स्विट्जरलैंड के बैंकों में भारतीय और भारतीय कंपनियों का जमा पैसा 2020 में बढ़कर 2.55 अरब स्विस फ्रैंक यानी 20,700 करोड़ से ज्यादा हो गया है। ये पिछले 13 साल में सबसे ज्यादा जमा राशि है। इस आंकड़े में स्विस बैंकों की भारतीय ब्रांच और दूसरे वित्तीय संस्थानों के जरिए जमा की गई राशि का आंकड़ा भी शामिल है। स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक ने सालाना डेटा जारी करते हुए ये जानकारी दी है। कोरोना की दूसरी लहर में वायरस के नए स्ट्रेन आते रहे हैं। अब रूस में वायरस का नया मॉस्को स्ट्रेन सामने आया है। स्पुतनिक वी का टीका बनाने वाली कंपनी इस वायरस पर टीके का प्रभाव पता लगाने में जुट गई है। नए स्ट्रेन का मामला उस वक्त आया जब मॉस्को में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने को लेकर अलर्ट जारी किया जा चुका है। पिछले हफ्ते मॉस्को में कोरोना के नए केस दुगने हो गए हैं। कोरोना का असर इंसानों के साथ हाथियों पर भी पड़ा है। जयपुर के आमेर महल में हाथी की सवारी पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ देश का पहला हाथी गांव बसा है। हाथी की सवारी कराने वाले महावतों ने लॉकडाउन में हाथी पालने के लिए मकान तक बेचे, एक वक्त खाना खाया। अब शहर तो अनलॉक हो गया है, लेकिन कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए पर्यटक नहीं मिल रहे हैं। गुरुवार को इन्हें एक भी सवारी नहीं मिली। उत्तर प्रदेश को लेकर आज बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व की बड़ी बैठक दिल्ली में होने वाली है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी नंदीग्राम में मिली हार के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही हैं। चुनाव नतीजों को लेकर ममता की अर्जी पर आज कोलकाता हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके विरोधी क्यों एकजुट हो रहे हैं और लोक जनशक्ति पार्टी पर कब्जे की जंग हुई तेज। पशुपति पारस के एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने को चिराग पासवान ने अवैध करार दिया। सियासत से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 राजनीति। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम के चुनावी नतीजे को कोलकाता हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इस मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। ममता ने मतगणना के दौरान गड़बड़ी किए जाने को लेकर कोर्ट जाने का ऐलान किया था। टीएमसी लगातार नंदीग्राम के चुनावी नतीजे को लेकर आरोप लगाती रही है। तीसरी बार सीएम बनी ममता बनर्जी नंदीग्राम से बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ चुनाव हार गयी थी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। जानकारी के मुताबिक दोनों के बीच राज्य में कानून और व्यवस्था के साथ दूसरे मुद्दों पर बात हुई। आज धनखड़ दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। अमित शाह से मुलाकात से पहले उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात की। पश्चिम बंगाल की कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने भी राज्यपाल धनखड़ से शिष्टाचार मुलाकात की। पंजाब कांग्रेस में जारी अंतर्कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। सूत्रों के मुताबिक नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर आलाकमान के नरम रुख को देखते हुए राज्य के कई विरोधी गुट सीएम अमरिंदर सिंह के साथ आ गए हैं। सिद्धू के खिलाफ अमरिंदर के विरोधी प्रताप सिंह बाजवा भी कैप्टन के साथ खड़े हो गए हैं। विरोधी गुट का मानना है कि कांग्रेस को खड़ा करने में पार्टी के पुराने नेताओं का हाथ रहा है। 20 जून को अमरिंदर और सिद्धू को आलाकमान ने दिल्ली बुलाया है।
उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाने के लिए बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व आज दिल्ली में सुबह 11:30 बजे बैठक करेगा। बैठक में सुनील बंसल, यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी शामिल होंगे। बैठक में बीजेपी के सभी मोर्चों और सेवा संगठन कार्यक्रम को लेकर चर्चा होगी। कुछ दिन पहले बीजेपी के कई आला नेता अटकलों पर विराम लगाते साफ कह चुके हैं कि राज्य में अगला चुनाव योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी संगठन से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं की शिकायतों को दूर करने में जुट गई है। कार्यकर्ताओं का उत्साह और मनोबल बढ़ाने के लिए योगी सरकार ने निगम, आयोग, बोर्ड और निकायों के खाली पदों पर राजनीतिक तैनाती शुरू कर दी है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह कोरोना पीड़ित कार्यकर्ताओं का हाल जानने में भी लगे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई और तेज हो गई है। कल पटना में चिराग पासवान के विरोधी गुट की ओर से बुलाई गई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पशुपति पारस को पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। पार्टी अध्यक्ष के साथ पशुपति पारस पार्टी के संसदीय दल के नेता भी चुने जा चुके हैं। पार्टी अध्यक्ष चुने जाने के बाद पशुपति पारस ने कहा कि पार्टी प्रजातंत्र से चलती है। अगर भतीजा तानाशाह हो जाएगा तो चाचा क्या करेगा। अपने चाचा पशुपति पारस के एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने को चिराग पासवान ने अवैध करार दिया है। चिराग ने दावा किया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी करती है, जिसमें 75 सदस्य हैं, जबकि पटना में केवल 9 सदस्य ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मौजूद थे। चिराग ने अगली रणनीति के तहत 20 जून को दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है, जिसमें वो जवाबी कार्रवाई करके अपने चाचा को जवाब देंगे। एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद पशुपति पारस ने कहा कि समाज के निचले तबके को ऊपर उठाने का जो मेरे बड़े भाई रामविलास पासवान जी का सपना था, उसको पूरा करने का उनका प्रयास रहेगा। पार्टी छोड़कर जाने वालों से माफी मांगते हुए उन्हें वापस लौटने की अपील की। पशुपति पारस जल्द नीतीश कुमार से भी मुलाकात कर सकते हैं। इस बीच खबर है कि ताज़ा घटनाक्रम के बाद बगावती तेवर दिखाने वाले जीतन राम मांझी ने कल नीतीश कुमार से मुलाकात की है। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान में केंद्रीय नेतृत्व के दखल देने के बावजूद सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच शीत युद्ध खत्म नहीं हो रहा। सूत्रों के मुताबिक पार्टी आलाकमान ने सचिन पायलट की कुछ मांगों को मानने का भरोसा दिया है। इस बीच गहलोत गुट के विधायक संदीप यादव ने पायलट की वफादारी पर सवाल उठाए हैं, तो वहीं पायलट गुट के विधायक मुकेश भाकर और राकेश परीख ने कहा है कि कौन किसके साथ खड़ा है ये वक्त बताएगा। अमेरिकी सर्वेक्षण एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की माने तो पूरी दुनिया में पीएम मोदी का डंका बज रहा है। कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर्स को आज पीएम मोदी बड़ी सौगात देंगे और आज दोपहर भारत और न्यूजीलैंड में टेस्ट क्रिकेट में शुरू होगी बादशाहत की जंग। देश से जुड़ी अहम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 राष्ट्र। वैश्विक नेताओं में प्रधानमंत्री मोदी का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। अमेरिकी सर्वेक्षण एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की 13 देशों की ताजी रेटिंग में विश्व के सभी नेताओं को पछाड़कर पीएम मोदी टॉप पर हैं। कुल अप्रूवल रेटिंग में पीएम मोदी की रेटिंग 66 है, जो कि सभी वैश्विक नेताओं में सबसे ज्यादा है। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की रेटिंग 53 है। मॉर्निंग कंसल्ट एजेंसी दुनिया भर के नेताओं और सरकार की अप्रूवल रेटिंग जारी करती है। प्रधानमंत्री मोदी आज कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए कस्टमाइज क्रैश कोर्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। कोरोना काल की वजह से ये कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जाएगा। इसके तहत 26 राज्यों में 111 केंद्र खोले जाएंगे। देश भर के 1 लाख कोविड योद्धाओं की प्रतिभा और कौशल को और बढ़ाया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान पीएम देश को संबोधित भी करेंगे। केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच जारी तनाव के बीच इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने ट्विटर के अधिकारियों को समन भेजा है। समन के जरिए ट्विटर के अधिकारियों को आज कमेटी के सामने पेश होने के निर्देश दिए गए हैं। ट्विटर को नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा, सोशल मीडिया, ऑनलाइन न्यूज मीडिया प्लेटफॉर्म के गलत प्रयोग को रोकने और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर समन भेजा गया है। लगातार बढ़ रहे साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय हेल्पलाइन और रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। गृह मंत्रालय ने साइबर क्राइम को रोकने के लिए जिस पोर्टल की शुरुआत की थी, उससे अब तक 7 राज्यों की पुलिस जुड़ चुकी है। पोर्टल की सबसे खास बात यह है कि इससे बैंकर और ऑनलाइन शॉपिंग साइट के लोग के साथ कई लोग भी जुड़े हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने पोर्टल के माध्यम से कई लोगों को ठगी का शिकार होने से बचाया है। आज से भारत और न्यूजीलैंड के बीच दोपहर 3:30 बजे से टेस्ट क्रिकेट में बादशाहत की जंग शुरू होगी। इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में आज से 22 जून तक चलने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में दोनों टीमें पहली बार इस खिताब को अपने नाम कर इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज करवाना चाहेंगी। हालांकि WTC फाइनल पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है, जिससे 5 दिन खेल होना मुश्किल नजर आ रहा है। मैच ड्रॉ होने पर भारत और न्यूजीलैंड को संयुक्त विजेता घोषित किया जाएगा।
मुंबई पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और मनसुख मर्डर केस के मास्टरमाइंड प्रदीप शर्मा के पीएस फाउंडेशन दफ्तर पर गुरुवार को एनआईए की टीम ने छापेमारी की। टीवी9 भारतवर्ष की टीम प्रदीप शर्मा के दफ्तर के अंदर दाखिल हुई, जहां छापेमारी चल रही थी। एनआईए की टीम लैपटॉप के साथ दफ्तर के अंदर तमाम कागजात को सील कर जाँच करने के लिए ले गयी। एनआईए को शक है कि प्रदीप शर्मा ने ही मनसुख का मर्डर करने के लिए हत्यारों को हायर किया और कार भी मुहैया कराई। 28 जून तक प्रदीप शर्मा पुलिस की हिरासत में है। दिल्ली दंगा साजिश मामले में पिंजरा तोड़ ग्रुप की सदस्य और जेएनयू की छात्रा नताशा नरवाल और देवांगना कलिता के साथ जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा को गुरुवार शाम को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। देवांगना और नताशा नरवाल ने कहा है कि कानूनी लड़ाई आगे जारी रहेगी। हालांकि दिल्ली पुलिस इनकी जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कृषि कानून के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन के दौरान हरियाणा और दिल्ली के टिकरी बॉर्डर के पास एक शख्स को शहीद बताकर जलाने का मामला सामने आया है। मृतक मुकेश के परिवार ने दावा किया है कि पहले उसे शराब पिलाई गई और फिर विवाद होने पर उस पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई। इस मामले में 4 युवकों पर आरोप है, जिसमें से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मृतक मुकेश की पत्नी और मां ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। आतंकियों ने गुरुवार देर शाम को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के सैदापोरा ईदगाह इलाके में पुलिसकर्मी जावेद अहमद के घर के बाहर हमला कर दिया। आतंकियों ने जावेद पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें वो शहीद हो गए। आतंकियों के हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन हमला करने वाले आतंकियों का कोई पता नहीं चला है। बिहार और यूपी में भारी बारिश का रेड अलर्ट। बाढ़ की चपेट में यूपी के 75 में से 45 जिले। हरियाणा के बहादुरगढ़ में घर पहुंचकर कैसे जिंदा हो गया मृत कुणाल। सावधान रहने की बात कही जा रही है और शहर शहर फैल रहा है हनी ट्रैप का जाल। राज्यों की खबरों के लिए हम देखते हैं टॉप 9 राज्य विशेष। मौसम विभाग ने बिहार और यूपी में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। स्काईमेट वेदर के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड के कुछ हिस्सों, पूर्वी उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा और कर्नाटक में मध्यम से लेकर तेज बारिश हो सकती है। सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, केरल, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों और विदर्भ में बारिश हो सकती है। हर साल बारिश के पानी में डूब जाने वाले पटना को जल जमाव से निजात दिलाने के लिए बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने बीड़ा उठा लिया। बारिश शुरू होने से पहले ही तारकिशोर प्रसाद ने खुद जल निकासी के लिए पटना के तमाम पंप हाउसों का जायजा लिया और पानी निकासी के लिए जरूरी निर्देश दिए। डिप्टी सीएम के साथ बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन और पटना के मेयर सीता साहू मौजूद थी। मॉनसून की झमाझम बारिश से पहले ही यूपी के 75 में से 45 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ से लोगों को बचाने के लिए सीएम योगी ने बाढ़ नियंत्रण की तैयारियां शुरू कर दी हैं। यूपी के पूर्वी हिस्से बाढ़ के लिहाज से संवेदनशील माने जाते हैं। यूपी के 75 में से 45 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। उनमें से 24 अति संवेदनशील हैं, 16 संवेदनशील और 5 सामान्य जिले हैं। श्रावस्ती में राप्ती नदी के कहर से दर्जनों गाँव जलमग्न हो गए हैं। पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में लगातार भारी बारिश हो रही है। बांकुड़ा और पुरुलिया जिलों के बीच दामोदर नदी पर बना लकड़ी का अस्थायी पुल बारिश की वजह से बह गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक गुरुवार सुबह पुल ठीक था, लेकिन पानी का स्तर बढ़ने की वजह से दोपहर में बह गया। पुल न पूरा होने के कारण नदी की दूसरी ओर से आने वाले यात्रियों को जान जोखिम में डालकर नदी पार करनी पड़ रही है। बंगाल के पश्चिम मिदनापुर जिले के घाटाल में झूमी नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच जाने से कई गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बाढ़ आने की आशंका को देखते हुए लोगों ने अभी से नाव का इंतजाम करना शुरू कर दिया है। घाटाल के विधायक शंकर दुलाई और बीडीओ संजीव दास ने झूमी नदी के जलस्तर के साथ राहत और बचाव के लिए सभी तैयारियों का जायजा लिया। हरियाणा के बहादुरगढ़ से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। रोहतक के निजी अस्पताल के डॉक्टरों ने 6 साल के जिस मासूम कुणाल को मृत घोषित कर दिया था, वो घर पहुंचकर जिंदा हो गया। डॉक्टरों के मृत घोषित करने के बाद जब मासूम का शव अंतिम संस्कार के लिए घर पहुंचा, तब कुणाल की मां जानवी और चाची अनु शव को बार बार हिलाने और नाम लेकर पुकारने लगी। तभी चादर में पैक कुणाल के शव में हलचल होने लगी। तब पिता हितेश ने मुँह से सांस देकर मृत बेटे को जिंदा कर दिया। राजस्थान के उदयपुर में चाइनीज मांझी की चपेट में आने से 5 साल की मासूम बच्ची आशना बानो अस्पताल में मौत से जंग लड़ रही है। चाइनीज मांझे से मासूम आशना के गले पर इतना बड़ा और गहरा कट लगा कि 36 टाँके लगाने पड़े हैं। अपने पिता के साथ बाइक पर जा रही आशना के गले में हवा से उड़कर आया चाइनीज मांझा लिपट गया और बच्ची की गर्दन को चीर दिया। मांझे से गला कटने से आशना की गर्दन से खून निकलने लगा और वो दर्द से चिल्लाने लगी। हनी ट्रैप में फंसकर आत्महत्या करने वाले कारोबारी शंकर नरूला की मौत के बाद फरीदाबाद पुलिस ने 4 महिलाओं समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों को रिमांड में लेकर पुलिस पूछताछ की तैयारी में है। सभी ने मिलकर कारोबारी को हनी ट्रैप की जाल में फंसाकर ब्लैकमेल किया। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान व्यक्ति और महिला से फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के जरिए संपर्क में न आए।
अलीगढ़ से यूपी एटीएस ने 2 रोहिंग्या युवकों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भारत में रह रहे थे। यूपी एटीएस ने रफीक और आमीन को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से यूनाइटेड नेशंस का कार्ड बरामद हुआ है। आरोपियों के पास से 6 सोने के बिस्कुट भी बरामद हुए हैं। एटीएस को सोने की तस्करी से जुड़े होने का शक है। दोनों आरोपी म्यांमार के रहने वाले हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।